बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सबके हवाले अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आज इन्वामेंटल साइंसेस के यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ इन्वामेंटल थॉट का हमारा छठा लेक्चर है, जिसका टॉपिक है रायो समिट, जो कि 1992 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी रायो डी जेनेरो में। ये रायो डी जेनेरो किधर है? ये ब्राज़ील में है। ठीक है, अब आपको यहीं पे आंसर मिल जाना चाहिए कि रायो डी जेनेरो के अंदर होने वाली जो समिट थी 1992 पे, वो रायो समिट कहलाती है। इसी को दी अर्थ समिट कहते हैं। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आपको कि यूएन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है ये कि UNCED जो है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है, ये भी इसी का नाम है। रायो समिट 1992 में जो हुई थी। ठीक है, अब हम इसे मज़ीद डिटेल में देखते हैं। ठीक है, 3 जून से 14 जून के दरमियान की हुई थी, मतलब 11 आप दिन का हिसाब लगा लें। ठीक है, और ये इसका पर्पज़ क्या था? अगेन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हम पढ़ी, इन्वायरमेंटल साइंस ले रहे हैं, एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी बेसिक इसका मकसद। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगला एक पूरा यूनिट इस पर डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं। सस्टेन डेवलपमेंट कैसे होती है, किस चीज़ में कैसे चलेगी, वॉट एवर लाइक दैट, हम सब उसको डिटेल में। अच्छा, पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में यूजुअली ये क्वेश्चन आता है इस तरह से कि इसकी सिग्निफिकेंस बता दें। मतलब वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, हाउ इम्पॉर्टेंट वाज द 1992 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि UNCED यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ऑन द अर्थ समिट, वही मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रायो समिट को ही अर्थ समिट कहते हैं। ठीक है, फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हाउ इम्पॉर्टेंट वाज द रायो समिट, वही वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक इसका फिर क्वेश्चन आया था लेटर ऑन के व्हाट आर द एग्रीमेंट्स ऑफ रायो समिट, या उनसे फिर स्लैश लगा के लिख भी दिया था अर्थ समिट, एंड व्हाट वर दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ एजेंडा 21। एजेंडा 21 इसके बाद पढ़ेंगे हम, वो हुआ तो इससे पहले ही था, लेकिन अप्रूव वगैरह उसका सब कुछ यहाँ पे हुआ था। ये थी हमारी जनरल इंट्रोडक्शन रायो समिट के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि ये रायो समिट जो है इसकी अचीवमेंट्स क्या थी। ठीक है, ये कैसे, मतलब इसने क्या क्या अचीव की, इसके क्या क्या एग्रीमेंट्स थे, और क्या क्या इससे जो हमें अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट मिली। सबसे पहले है जी एजेंडा 21। एजेंडा 21 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करता। ठीक है, सीधी सी बात है, एजेंडा होता है कोई मकसद। ठीक है, एजेंडा कोई विजन होता है। 21 है जी 21st सेंचुरी के लिए, ये जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अंदर क्या था कि 21st सेंचुरीज के चैलेंजेस को एड्रेस किया गया था कि ये होंगे, उनके सोल्यूशंस क्या होंगे, वॉट एवर। हम ज़्यादा इस पर डिटेल में बात करते हैं। अगली हमारी जो नेक्स्ट इसके बाद होगी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हमने एजेंडा 21 पे ही टोटली बात करनी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ रायो डेक्लरेशन। ठीक है, रायो डेक्लरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। इसी से यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे बात आती है। ये क्या था? ये इसके अंदर 27 प्रिंसिपल थे। इसके 27 प्रिंसिपल्स किस चीज़ के बारे में थे? इसके 27 प्रिंसिपल जो थे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर थे। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर थे। ठीक है, रिसोर्सेज के प्रिजर्वेशन के लिए थे। ठीक है, पॉवर्टी को ख़त्म करने के ऊपर थे। इसी तरह जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग की हेल्प करनी चाहिए। इसके अलावा लेजिस्लेशन, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन पे काम था, ये मैं इस पे बात कर चुका हूँ। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो चुकी है। ठीक है, क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या मैयर्स होने चाहिए, ये इस बारे में थी। रायो डेक्लरेशन 27 प्रिंसिपल थे। और ये जो रायो की डेक्लरेशन थी ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एजेंडा 21 को सपोर्ट करती थी, ये इसके हक में सपोर्टिव थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फॉरेस्ट प्रिंसिपल। फॉरेस्ट प्रिंसिपल के बारे में मैं बात करता हूँ कि इससे पहले जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, अच्छा ये याद रखिएगा, रायो समिट जो है ये फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी UNCHE यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 में हुई थी। हमने पहले पढ़ी है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी जिसे कहते हैं। उसके एग्जैक्ट 20 साल बाद ये नज़र आई है हमें। 1972 के बाद 1982 में हुई थी, 10 साल बाद नैरोबी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आई,
आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के बाद 1989 में एक कमेटी बैठी दिसंबर के अंदर, फिर उसने वहाँ पे एजेंडा 21 के बारे से बात की। हम उस पर बात करेंगे। वो 1992 के अंदर अप्रैल में ही आया था। उसके एक रिपोर्ट आई थी कुछ 100 पेजेस 400 पेजेस की ऑलमोस्ट, उसके अंदर वो वगैरह वगैरह बातें थी। फिर उसके बाद हमारे पास रायो समिट आई जिसपे एजेंडा 21 के ऊपर सिग्नेचर्स किए गए, एडॉप्शन हुई इसकी, ठीक है। फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या था, अब ये बात करते हैं। हाँ, बात ये हो रही थी कि जो प्रीवियस जितने भी गुजरे उनके अंदर फॉरेस्ट पे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन रायो समिट के अंदर फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की बात हुई, ठीक है। हर कंट्री को कंजर्व करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को। यहाँ पे बात हुई थी कि डेवलप्ड नेशंस को फंडिंग करनी चाहिए और इसके अलावा रीफॉरेस्टेशन होनी चाहिए। रीफॉरेस्टेशन क्या होती है कि आपका एक फॉरेस्ट था कोई भी, लाइक फॉर एग्जांपल अमेजोन फॉरेस्ट था, उसमें फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हुई है तो आप वहाँ पे दोबारा से प्लांट्स लगाएं, ठीक है। और एफॉरेस्टेशन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन जैसे लाहौर में छांगा मांगा है, आप इतने प्लांट्स लगा दें कि वहाँ पे एक जो है फॉरेस्ट बन जाए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये बेसिकली वही बात है, ओके। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये बेसिकली एक बड़ी अचीवमेंट ये थी कि रायो समिट जो था ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए थे इसके अंदर, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारी मीडिया आया था, पूरी दुनिया से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इसे जानते थे, ये उस वक्त जब पब्लिश भी हुआ है। और इसके बाद जो है जो नई चीज़ें हमें देखने को मिली जो इसके बारे एग्रीमेंट हुए, दैट वाज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में डिटेल से, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके ऊपर हमने कंप्लीट बात करनी है यूनिट के अंदर और हर चीज़ इससे लिंक्ड होगी। देन इज द कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन को डील करने के लिए ये यूने कन्वेंशन आई थी। CBD क्या है, कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हवाले से आई थी, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए वगैरह वगैरह, ये भी हमने, ये तीनों जो हमारे टॉपिक्स हैं ना, इनको हमने कंप्लीट अलग अलग से देखना है नेक्स्ट जाके अगले यूनिट्स के अंदर, ठीक है। जब ग्लोबल इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे ना हम, ग्लोबल इनिशिएटिव्स नाम का हमारा एक यूनिट है आखिरी 8वां, उसके अंदर हमने ये तीनों को डिटेल्ड देखना है अलग अलग से। अच्छा, इसके बाद फ्यूचर रिजल्ट क्या हुए थे। रायो जो है 1992 में हुआ, 1997 के अंदर जो है हमारे पास क्योटो आ गया, ठीक है। 1997 के अंदर हमारे पास जो है वो आ गया था क्योटो प्रोटोकॉल्स। क्योटो प्रोटोकॉल्स क्या थे, ये ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करने के बारे में बात थी। फिर उसके बाद हमारे पास 2015 के अंदर जो है पेरिस एग्रीमेंट आया था जो कि पेरिस में हुआ था। ये सारे जितनी भी समिट्स हैं ये एक दिन के अंदर नहीं हुई थी, इनको टाइम लगा था, ठीक है। ये क्या था, ये भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने की थी। कोपेनहेगन जो था ये ट्रीटी 2009 में हुई थी, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस। ये हमने ये जितने भी है ना ये भी सारे पढ़ने हैं। रायो समिट 2012 ये हमारा इससे इसके बाद एजेंडा 21 पढ़ते हैं, उसके बाद रायो समिट 2012 पढ़ते हैं। इसको रायो समिट प्लस भी कहा जाता है, रायो समिट 2 भी कहा जाता है वगैरह वगैरह। इसका भी फोकस क्या था, सेम यही फोकस था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट इसमें चीज़ें क्या थी, डिफरेंट थी। ये चारों जो है हमने टॉपिक्स ये डिटेल से अलग से पढ़ने हैं। कोपेनहेगन और पेरिस तो हम नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये रायो समिट जो है ये हमने अभी इसके बाद पढ़ते हैं, बस नेक्स्ट टॉपिक के बाद। इसमें इश्यूज़ क्या एड्रेस हुए थे, वाटर स्कैर्सिटी के, वाटर क्राइसिस के बारे में बात की गई थी, ठीक है। मेरा ख्याल है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल की बात नहीं करनी चाहिए। अल्टरनेटिव एनर्जी क्या थी, नेक्स्ट मतलब कि रीन्यूएबल जो है उसको यूज़ करना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना चाहिए। ये पीछे जैसे कि विंड मिल मौजूद है, विंड मिल्स को यूज़ करना चाहिए, सोलर्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल। प्रोडक्शन पैटर्न्स के प्रोडक्शन पैटर्न्स इस तरह से हो कि टॉक्सिक कंपोनेंट जो है वो रिड्यूस किए जा सकें, ठीक है। व्हीकुलर इमिशंस को जो है वो रिड्यूस किया जा सके, मतलब शिफ्ट हो, टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, यूरो 2 आए जैसे लेड कम किया जाए, ठीक है। कल्चरल रिसोर्सेज क्या है, कल्चरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया गया, इस पे एम्फेसिस था, ठीक है। इंडिजिनस पीपल जो है कि जो है लोग जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, इंडिजिनस पीपल कौन से हैं जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, किससे इफेक्ट हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स के इम्पैक्ट से, और जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जो इनसे इफेक्ट हो रही हैं, वाटर से, उसके कॉज से, सब कुछ, इनको इंडिजिनस पीपल हम कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। अभी इसके अंदर मनी मैटर्स का एक छोटा सा एलिमेंट रहता है, ठीक है। मनी मैटर्स को एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। मनी मैटर्स जो है कि इसके अंदर ये जो पूरा हमारा रायो समिट था, इसके अंदर जो आगे एक GEF स्टैब्लिश किया गया था। ये GEF क्या चीज़ थी, ये बेसिकली GEF एक आप कह लें कि एक बैंक समझ लें, या एक आप कह लें कि एक ऐसी एक यूनियन थी जो कि मैनेज करने वाली थी सारे फंड्स को, ठीक है। ये GEF वो इकबाल का नाम है। तो
इसमें हुआ क्या था कि टोटल जो है वो 21.1 बिलियन की जीएफ ने ग्रांट दी थी, ठीक है। और इसके बाद क्या था कि जो मोबिलाइज हो गए थे वो 114 बिलियन डॉलर थे, ठीक है, और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। एंड 5000 प्रोजेक्ट्स इसमें हुए थे कि 170 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो जीएफ सपोर्ट करेगा किसको, 170 कंट्रीज़ में कितने प्रोजेक्ट्स को, 5000 प्रोजेक्ट्स हो। इसके टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे, 186 पार्टिसिपेंट थे, ये याद रखिएगा। जीएफ इज़ मैनेज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमने पीछे पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक इसका हिस्सा था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम स्टॉकहोम में हमने देखा था, ठीक है। एंड दिस वाज ऑल। और अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फिर से आ गई है कि वाई अर्थ समिट, के अर्थ समिट क्यों, ठीक है। तो इसमें ग्लोबल कोऑर्डिनेशन पे बात हुई थी सारी, ठीक है। ग्लोबल कोऑर्डिनेशन क्या है, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के सारे कंट्रीज़ मिलके हैं। पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान के बारे में दुनिया पूरी कहती है, ये मानती है कि पाकिस्तान जो है वो अपने मौजूदा जो उसके ऊपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं उनकी निस्बत पाकिस्तान जो है ज़्यादा बियर कर रहा है। अच्छा, ये मैंने हाईलाइट किया भी, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। ग्लोबली जो है हमने सोचना है जब इन्वायरमेंट के बारे में, और एक्ट क्या करना है, हमने लोकली करना है। ये एक मंत्र है, एक फेमस लाइन है, ठीक है। और ये था सारा कुछ। एंड कंक्लूड इसमें ये हुआ है कि ये एक इसका इम्पैक्ट्स अगर हम बात करें तो ये एक माइलस्टोन था, बहुत बड़ा अचीवमेंट थी इन्वायरमेंटलिज्म के अंदर, ठीक है। डायरेक्शन इसमें मिल गई थी, ठीक है, एक गाइडेंस मिल गई थी, ठीक है, कि कैसे जो है वो आगे करना है। एनजीओज़ का जो रोल था वो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। हमने प्रीवियस पढ़ा था कि 400 प्लस एनजीओज़ ने पार्टिसिपेट किया था जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। इससे क्या हुआ था, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई थी इंटरनेशनल कॉपरेशन की वगैरह वगैरह। गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑलरेडी दैट इज़ द सेम, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। आप इनमें से अलग भी कर सकते हैं, वैसे भी लिखना चाहें तो, ठीक है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखें। और मैं अपनी टीम का स्पेशली थैंकफुल हूँ। एक वीडियो एडिटर हैं, एक प्रेजेंटेशन बना के देते हैं, स्लाइड मटेरियल को सारा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अल्लाह उनको अजर दे। कोई भी मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। समटाइम्स ऐसा होता है कि ड्यूरिंग वीडियो बहुत सारी चीज़ों को स्किप करना पड़ता है। मेरा कोशिश है कि आप लोगों को कम टाइम के अंदर जो है वो चीज़ें डिलीवर कर सकूँ। तो दैट्स ऑल, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।